नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि के विषय में। संधि आपका ऐसा टॉपिक है जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे मैं बात करूं यूपी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, टेट की, सुपर टेट की या आपके वीडियो की, या मैं बात करूं किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की जिसमें हिंदी का पोर्शन आता है, उसमें आपका संधि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए, आज हम संधि के बारे में विस्तार से जानते हैं। मैं वीडियो शुरू करने के पहले एक बात बता देना चाहती हूँ कि जिन्हें भी ये लगता है कि संधि बहुत कठिन है, सीखा नहीं जा सकता है, जिन्होंने कई बार संधि को पढ़ा है लेकिन समझ नहीं आती हैं, तुरंत तो समझ जाते हैं लेकिन कुछ देर बाद भूल जाते हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो सिर्फ आपके ही लिए है और आज के बाद आप संधि को भूलना भूल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि संधि कहते किसे हैं, संधि क्या है। तो सबसे पहले आप जान लें कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे आपने किन्हीं भी दो वर्णों को लिया और उन्हें आपस में मिला करके जब आपने बोला तो उससे जो नई ध्वनि निकली, नया वर्ण निकला, जो नया परिवर्तन आया उस शब्द में, उसे हम संधि के नाम से जानते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अब आप समझ चुके होंगे। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो चलिए, अब हम चलते हैं संधि के भेद के बारे में। तो संधि के कितने भेद होते हैं और यह किस किस प्रकार से पढ़ी जा सकती है, तो आइए हम इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संधि के भेद। तो संधि के प्रायः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सबसे पहले होती है आपकी स्वर संधि, फिर होती है व्यंजन संधि और इसके पश्चात आपकी विसर्ग संधि। सबसे पहली संधि आपकी कौन सी है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। अब यह संधि जो 3 प्रकार की है, इसके भी अन्य भेद हैं। जैसे स्वर संधि जो है, इसके आपके कुल 5 भेद हैं। स्वर संधि के आपके कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। देखिए, यह संधि जो आपकी 3 प्रकार की है, यह वर्ण के आधार पर है। तो वर्ण के आधार पर आपकी संधि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वहीं पर आपके स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। अब वह 5 भाग कौन कौन से हैं? तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यड़ स्वर संधि और लास्ट है आपकी अयादि संधि। एक बार सभी नामों को पुनः पढ़ लीजिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं यकीन दिलाती हूँ कि जब यह वीडियो खत्म होगा तो आप खुद भी कहेंगे कि हाँ, आज के बाद संधि पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि आ, ई, ऊ मिला करके कैसे संधि बन जाती है, मुझे तो कभी भी समझ में नहीं आता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। यानी कि दीर्घ स्वर संधि किसका भाग है? स्वर संधि का भाग है। अगर हम किसी भी संधि का नाम, अगर वह स्वर की है तो उसके साथ स्वर लगा करके बोलेंगे, जिससे हम यह नहीं भूल पाएंगे कि यह स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो स्वर संधि के अंतर्गत आपकी 5 संधियाँ आती हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ के पश्चात समान अ, ई, उ स्वर आए तो दोनों मिलाकर दीर्घ हो जाता है। अब ये तो हो गया नियम। अब देखिए, इसे हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। देखिए, आपने संधि को कई बार पढ़ा होगा, मैं ये नहीं कहती कि नहीं पढ़ा होगा, लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, लेकिन ज़रूरत है आपको आपकी ही भाषा में समझाने की। तो ह्रस्व मीन्स होता है छोटा और दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। यानी कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो। क्या छोटा या बड़ा हो? आ, ई और उ। तो आ, ई और उ चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो। यानी कि छोटा हो
आ चाहे बड़ा आ हो, छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो। इसके पश्चात यानी कि इसके बाद में ठीक यदि छोटा आ फिर से आ जाए या छोटा आ के साथ बड़ा आ जाए या बड़ा आ के साथ बड़ा आ जाए या बड़ा आ के साथ छोटा आ जाए या बड़ी ई के साथ छोटी ई आ जाए या छोटी ई के साथ बड़ी ई आ जाए या छोटी ई और छोटी ई आ जाए साथ में या बड़ी ई के साथ बड़ी ई आ जाए, तो छोटा मिले चाहे बड़ा मिले, ये तीन स्वर आ ई उ यह अपने समान स्वर से ही मिलेंगे, यानी कि आ से ही मिलेगा, ई से ही मिलेगी और उ से ही मिलेगा। तो जो समान स्वर एक के पश्चात दूसरे आएंगे तो जब इनको आपस में मिलाया जाएगा तो प्रायः जो बनने वाला नया शब्द होगा उसमें आपका दीर्घ ही हो जाएगा, यानी कि आप छोटा आ या छोटा आ मिलाएं, छोटा आ और बड़ा आ मिलाएं, बड़ा आ और छोटा आ मिलाएं, मिला करके आपका अंत में बड़ा आ ही बनने वाला है। इसी प्रकार आप छोटी ई बड़ी ई मिलाएं, बड़ी ई छोटी ई मिलाएं या बड़ी ई मिलाएं, छोटी ई मिलाएं, अंत में आपका सभी को मिला करके बड़ी ई ही बनने वाला है। इसी प्रकार आपका ऊ के साथ होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप नियम को समझ चुके होंगे। देखिए, मान सकती हूँ कि मेरे समझाने के तरीके में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ कि अगर आप ध्यान से इत्मीनान से वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे तो आपको संधि बहुत ही आसान लगने लगेगी और ये नियम जैसी कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस चीज़ को अपना कर भी तो देखते हैं कि ये कितना सही बैठता है। तो अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, यानी कि इसका उदाहरण। इसके उदाहरण में बताया गया है धर्म प्लस अर्थ मिलाकर के होता है धर्मार्थ। क्या होता है? धर्मार्थ। अब यह जो आपका धर्मार्थ शब्द है, यह धर्मार्थ शब्द आपका विच्छेद जब किया गया तो बना धर्म धन अर्थ। अब एक चीज़ मुझे बताइए कि जब आप धर्म पढ़ते हैं तो धर्म पढ़ने के बाद म के बाद आपका छोटा आ निकलता है। जिस प्रकार आप काम म बोलते हैं तो माँ में भी आपका छोटा आ निकलता है। तो किसी भी वर्ण के साथ छोटा आ हमेशा संलिप्त होता है और कोई भी व्यंजन वर्ण आपका स्वर की बिना सहायता के नहीं बोला जा सकता है। तो यहाँ पर आपका धर्म में छोटा आ निकल रहा है, वहीं अर्थ में आपके छोटा आ पहले से ही दिया गया है। तो छोटा आ और छोटा आ, और जब दोनों छोटे आ को मिला दिया गया तब आपका यहाँ पर बना बड़ा आ, यानी कि धर्मार्थ। क्या बना? धर्मार्थ। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं कि छोटा आ और छोटा आ मिलकर के क्या बना? बड़ा आ। क्या यहाँ पर छोटा आ और छोटी ई मिली है? बिल्कुल भी नहीं। क्या छोटी ई और छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिला है? बिल्कुल भी नहीं। बात की जाए कि दीर्घ स्वर संधि का एक ही मूल मंत्र है कि इसमें मिलने वाले दोनों वर्ण प्रायः समान ही होते हैं। अगर आ है तो वह आ से मिलेगा, ई है तो ई से मिलेगी और ऊ है तो ऊ से मिलेगा। तो चलिए फिर से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देव धन आलय। अब देव में आपके छोटा आ निकल रहा है जबकि आलय में आपका बड़ा आ निकल रहा है। तो छोटा आ और बड़ा आ, इन दोनों को जब हमने मिला दिया तो हमारा शब्द बना देवालय। क्या बना? देवालय। तो अब आप देख रहे होंगे कि छोटा आ और बड़ा आ मिलने से भी बड़ा आ बना। फिर महाधन आत्मा, तो यहाँ पर भी बड़े आ की मात्रा है और यहाँ पर भी बड़ा आ है, यानी कि बड़ा आ और बड़ा आ मिला करके क्या बना? महात्मा। हाँ में क्या लगा है? बड़े आ का डंडा, यानी कि फिर भी क्या बना? बड़ा आ। तो अब आप ऊपर बताए गए नियम को आसानी से समझ गए होंगे। तो बड़ा आ बराबर बड़ा आ, छोटा आ और छोटा आ बराबर बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ बराबर बड़ा आ। नेक्स्ट अब हम ई को भी देख लेते हैं। देखिए, यह सभी एग्जाम्पल भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या पता आपसे इन एग्जाम्पल से ही पूछ लिया जाए। तो रवि धन इंद्र, यानी कि छोटी ई प्लस छोटी ई बना मिला करके क्या बना है आपका? रवींद्र। क्या बना है? रवींद्र। यहाँ पर कौन सी मात्रा आई है? बड़ी ई की। नेक्स्ट उदाहरण है आपका गिरिधन ईस बराबर गिरीश। गिरिधन ईस बराबर गिरीश। यहाँ पर आपकी छोटी ई की मात्रा आई है, इसके बाद ईस में आपके बड़ी ई की मात्रा आई है और जब दोनों मात्राओं का संयोग हुआ है तो विकार उत्पन्न होने से यहाँ पर कौन सी मात्रा हो गई है? बड़ी ई की मात्रा। फिर हम देख लेते हैं रजनी धन ईस बराबर रजनीश।
तो बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। इसी प्रकार ऊ का भी देख लीजिए। तो भानु धन उदय, भानु धन उदय बराबर हो जाएगा भानुदय, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिला करके बड़ा ऊ बन जाएगा। अब जिन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि छोटा ऊ और छोटा ऊ कहाँ है, हमें तो नहीं दिख रहा है, तो भैया ये लगी हुई है भानु में छोटे ऊ की मात्रा, और यहाँ पर उच्चारण में आप जब भानु पढ़ते हैं तो छोटा ऊ निकलता है, और उदय में आपके छोटा ऊ सामने दिख ही रहा है। तो दोनों छोटे ऊ को जब हम मिला देंगे तब यहाँ हमारे बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी, यानी कि भानुदय। सिंधु धन ऊर्मी, यानी कि सिंधूर्मी, तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ। अब यहाँ पर सिंधु पे आपके कौन सी मात्रा लगी है, छोटे ऊ की, और ऊर्मी में आपका बड़ा ऊ है, तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब भू धन ऊर्जा बराबर भूर्जा, यानी कि बड़ा ऊ और बड़ा ऊ। भा में आपके काय की मात्रा लगी है, बड़े ऊ की, और ऊ में भी आपके किसकी मात्रा लगी है, बड़े ऊ की। तो भू धन ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, भूर्जा। तो दोनों ही बड़े ऊ मिलकर आपके क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो नियम आपको ऊपर बताया था कि किसी भी स्थिति में जब दो समान वर्ण मिलेंगे, आ ई ऊ, कौन से वर्ण मिलेंगे, आ ई और ऊ, किसी भी स्थिति में जब ये दोनों समान वर्ण आपस में मिलेंगे तो अंततः वर्ण का दीर्घ ही हो जाता है। किसी भी स्थिति में ह्रस्व नहीं होता है, चाहे वह छोटे मिले या बड़े मिले, मिल करके बड़े ही बन जाते हैं। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे। अब आपकी दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इससे संबंधित जितने भी उदाहरण हो उन्हें देखिएगा, उनका रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ ज़्यादा उदाहरण बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट संधि पर। अब हम पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि में बताया गया है, देखिए जो भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया है उस चीज़ को आप वहाँ अच्छे से समझ लीजिए, और अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है गुण संधि। यदि अ या बड़ा आ के बाद ई उ या री सी स्वर आए तो, यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद, देखिए आसानी से समझ आ जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं है। यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री सी आए तो आपका क्या हो जाएगा, छोटा आ या बड़ा आ के साथ आप छोटी ई या बड़ी ई को मिलाएंगे तो आपका ए हो जाएगा, और फिर आप छोटा आ या बड़ा आ के साथ अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा, और अगर आप छोटा आ और बड़ा आ के साथ री सी मिलाएंगे तो आपका अर हो जाएगा। अब ये तो रही नियम की बात। अब इसे अपनी भाषा में बहुत ही सरलता से समझ लीजिए। भैया दो वर्ण आपको गुण संधि में याद रखने हैं, छोटा आ और बड़ा आ। अब छोटा आ और बड़ा आ के साथ आपको मिला देना है छोटी ई और बड़ी ई को, छोटा ऊ और बड़ा ऊ को, और ऋषि को। अगर आपने छोटा आ बड़ा आ के साथ ई को मिला दिया, यानी कि छोटा आ के साथ चाहे छोटी ई को मिला दो, या बड़ा आ के साथ चाहे छोटी ई को या बड़ी ई को मिला दो, आप आ या बड़ा आ के साथ ई में से कोई भी मिलाते हैं, छोटी ई या बड़ी ई, तो आपका किसी भी स्थिति में सिर्फ ए ही बनेगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। दूसरा, अगर मैं कहूँ कि छोटा आ या बड़ा आ में आप चाहे छोटा ऊ मिला दें चाहे बड़ा ऊ मिला दें, कोई भी ऊ मिला दें, आप किसी भी आ में ऊ अगर मिला देते हैं तो आपका ओ हो जाएगा, और आप किसी भी आ में अगर ऋषि मिला देते हैं तो आपका अर हो जाएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, आप किसी भी आ में किसी भी प्रकार की ई मिलाएंगे तो ए ही बनेगा। आप किसी भी आ में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर ऊ मिलाएंगे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऊ की भी यही स्थिति है तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। और अगर आप आ के साथ में ऋषि मिलाएंगे तो आपका अर बनेगा। अब हम देखते हैं कि जो नियम हमने आपको बताया है, क्या उदाहरण इस नियम को पूरा कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था कि आ के साथ में चाहे हम छोटी ई मिलाएं चाहे बड़ी ई मिलाएं, तो आ के साथ में जब ई मिलाएंगे, जैसे हमारा एक उदाहरण दिया गया है नरेंद्र, क्या दिया गया है, नरेंद्र।
अब नरेंद्र का संधि विच्छेद होगा नर धन इंद्र। नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? नर धन इंद्र। अब आप देखिए नर में आपके कौन सा आ निकल रहा है? छोटा आ। मैंने हमेशा आपको बताया है कि किसी भी व्यंजन वर्ण में आपके आ विद्यमान होता है। तो आ आपका नर में निकल रहा है, जबकि छोटी ई आपकी सामने लिखी हुई है। तो छोटा आ प्लस छोटी ई मिलकर के आपका देखिए क्या बना? ए बना या नहीं बना? तो ये आपके नियम को पूरा कर रहा है। अगला देख लेते हैं। अगला आपसे कह रहा है कमलेश। क्या कह रहा है? कमलेश। अब कमलेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कमल धन ईश। कमलेश का संधि विच्छेद क्या होगा? कमल धन ईश, यानी कि छोटा आ और बड़ा आ। अब छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के बन रहा है आपका, छोटा आ और बड़ी ई मिलकर के आपका बन रहा है ए। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों ही स्थिति में चाहे छोटा आ और छोटी ई मिले, चाहे छोटा आ और बड़ी ई मिले, आपकी मात्रा हमेशा कैसी होगी? ए की होगी। यानी कि आ के साथ आपका कोई भी ई मिला दी जाए, आपकी मात्रा हमेशा ए की ही बनेगी। अगला है आपका महाधन इंद्र, यानी कि महेंद्र। तो बड़ा आ प्लस छोटी ई, महा में आपके कौन सा आ निकल रहा है? बड़ा आ, और यहाँ पर आपकी छोटी ई है। तो बड़ा आ प्लस छोटी ई बराबर ए। ये देखिए हो रहा है या नहीं हो रहा है? फिर है आपका महेश। अब देखिए महेश कैसे लिखेंगे? तो महाधन ईश, यानी कि महा में बड़े आ की मात्रा और ईश में भी बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ा आ प्लस बड़ी ई बराबर क्या बन रहा है? ए। तो इसमें भी आपके ए ही बन रहा है। देखिए जिन लोगों को संधि विच्छेद करना नहीं आता है, उन्हें मैं बिल्कुल सरलता से बता दूं कि किसी भी शब्द का अगर आपको संधि विच्छेद करना है तो उसे तोड़ लीजिए। अब आप उसे तोड़ेंगे कैसे? तो बहुत ही आसान है। आप शब्द को इस प्रकार तोड़ें कि उसके दोनों ही टुकड़ों का एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। जब तक आपके शब्द के टुकड़ों का सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, इसका मतलब है आपका विच्छेद सही नहीं हुआ है। तो आपको सही विच्छेद कैसे करना है? बहुत ही सरल है। इसी में देख लीजिएगा, नर धन इंद्र। आप बताइए, नर मीन्स होता है कोई भी पुरुष और इंद्र मीन्स भगवान इंद्र। तो नर का भी एक अपना अर्थ है और इंद्र का भी अपना एक अर्थ है। तो नरेंद्र किसे कहा गया है? नरेंद्र कहा गया है भगवान विष्णु को। तो नर धन इंद्र यहाँ पर याद रखेंगे, अगर मैं यह कह दूँ कि ना धन र इंद्र, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। रईंद्र का क्या अर्थ होगा? अगर मैं कहूँ नर धन नरई धन द्र, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो आप स्वयं से भी अगर बिल्कुल भी अननोन है, आपको विच्छेद करना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप सिर्फ शब्दों को लिख लिख के भी अर्थ निकाल सकते हैं कि सामान्यतः जिन शब्दों का कोई अर्थ है वही आपके विच्छेद कर पाएंगे। जब तक कोई अर्थ टुकड़ों का नहीं निकल रहा है तब तक कोई भी विच्छेद सही नहीं हो सकता है। इसमें नर का अपना अर्थ है और इंद्र का अपना अर्थ है, कमल का अपना अर्थ है और ईश का अपना अर्थ है। क्या हम कमलीस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कमली और स का कोई भी अर्थ नहीं होता है, वरन कमल धन ईश का अर्थ होता है। तो जिन लोगों को पीछे से लगातार विच्छेद समझ में नहीं आ रहा है, उम्मीद करती हूँ कि अब वह विच्छेद भी आसानी से कर पा रहे होंगे। अगला है आपका वीर धन उचित और वीरोचित। अब आप देख रहे होंगे कि आ के साथ आपके ऊ का मेल हो रहा है। तो जब आ के साथ आपका किसी भी प्रकार का ऊ मिलेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, तो आपके हमेशा ओ ही निकलने वाला है, ओ ही आपका होने वाला है। तो अब आप इसी प्रकार सभी उदाहरणों को देख लीजिए। जलोर्मी, आ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ओ, और बड़ा आ प्लस ऊ यानी कि महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। महाधन ऊर्मी यानी कि बड़ा ओ, बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ। नेक्स्ट है आपका देवधन ऋषि, यानी कि आ धन री बराबर आपका निकल रहा है देवर्षि। अब आप जैसे ही देवर्षि बोल रहे होंगे तो वैसे ही आपके मुंह से निकल रहा होगा अर्षि, देवर्षि, देवर्षि। तो अर निकल रहा है। ये चीज़ आपकी कहाँ पर निकल रही है? जब आ के साथ आपके री ऋषि को मिलाया जाएगा तो हमेशा रा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका महाधन ऋषि यानी कि महर्षि। क्या हो रहा है? महर्षि। क्या निकल रहा है? महर्षि। तो आ के साथ आप चाहे री मिलाएं, चाहे बड़े आ के साथ आप री मिलाएं, हर हाल में आपका रा ही होने वाला है। ये देखिए आपका रा ऊपर उड़ा हुआ है, ये रा का ही एक रूप है। जैसे रा रेफ का रूप, रा पदेन का रूप, या रा की ही अलग अलग रूप हैं।
अब मैं आपको एक ऐसा मूल मंत्र बताने वाली हूँ जिससे आपकी गुण संधि कभी भी गलत नहीं होगी। और अगर आपने अभी तक नियम को नहीं समझ पाया है तो हर चीज़ को आप किनारे रख के बस ये 2-3 चीज़ों को याद रख लीजिए और आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे और गुण संधि का आने वाला उदाहरण आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। तो ए ओ अर बराबर गुण, ए ओ अर बराबर गुण, 2-3 बार मेरे साथ बोलिए, ए ओ अर बराबर गुण, ए ओ अर बराबर गुण। अब ए ओ अर क्या है, तो जब आ के साथ ई मिलेगी किसी भी प्रकार की तो ए हो जाएगा, यानी कि नरेंद्र। आप जैसे ही किसी शब्द को बोलेंगे तो उसमें आपको ये ध्वनियाँ जरूर मिलेंगी, जैसे नरेंद्र क्या मिला, ए मिला। वीरोचित, जलोर्मी क्या मिला, ओ मिला। महर्षि, देवर्षि क्या मिला, अर मिला। तो ए ओ अर बराबर गुण। अगर मैं कहूँ कि इसे शॉर्ट टिक के रूप में आप लिख लेंगे कि किसी भी शब्द का उच्चारण करने पर यदि उच्चारण ध्वनि ए ओ अर निकल रही है तो आपका हमेशा 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 गुण संधि ही होगा। यह एक अकाट्य सत्य है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सभी ऋषियों के नाम, आपके जितने भी ऋषि हैं, सप्त ऋषि, देवर्षि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि और इसके बाद आपके राजर्षि, कितने भी ऋषि हैं आपके, चाहे कोई भी ऋषि हो, उन सभी ऋषियों के नाम आपके गुण संधि में आते हैं। फिर अगर मैं बात करूं सभी ऋतुओं के नाम, ऋतुएं आपकी 6 प्रकार की हैं, जैसे शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु। तो यह जितनी भी ऋतुएं हैं वह सभी आपकी गुण संधि में आती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि गुण संधि से बनने वाला कोई भी उदाहरण आप परीक्षा में गलत नहीं करेंगे। तो ए ओ अर बराबर गुण, आ के साथ ई मिलेगी तो ए हो जाएगा, आ के साथ ऊ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, आ के साथ री ऋषि मिलेगा तो अर हो जाएगा। और अब हम अंतर भी कर लेंगे कि दीर्घ स्वर संधि में हमने अभी अभी क्या पढ़ा था कि आ ई ऊ के साथ समान स्वर आएगा, जबकि गुण संधि में आ ई ऊ जैसा कोई भी फंडा नहीं है। यहाँ पे समान स्वर नहीं बल्कि असमान स्वर आ रहा है। बात की जाए आ के साथ में, आपके आ के साथ में ई आ रही है, फिर आपके आ के साथ में ऊ आ रहा है, फिर आपके आ के साथ में री ऋषि आ रहा है। और दीर्घ संधि में हमने समान वर्णों को पढ़ा था, जबकि गुण संधि में हमने आ के साथ ई ऊ और री के मेल को पढ़ा है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि को आसानी से याद रख सकेंगे। अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट संधि यानी कि वृद्धि संधि। मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आप ऊब भी रहे होंगे। देखिए ऊबिए मत, भागिए मत, क्योंकि मैं भी मेहनत करती हूँ पूरे कंटेंट को तैयार करना, लिखना, फिर आपको इतनी गर्मी में बैठ के पढ़ाना मेरे लिए भी मुश्किल होता है। तो अगर मैं वीडियो छोड़ के नहीं जा रही हूँ तो आप भी अंत तक बने रहिए। नेक्स्ट है आपका वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि का अब हम पढ़ेंगे यदि अ और आ के बाद में ए या आई आए तो ए हो जाता है, और आ के बाद में ओ और औ आए तो औ हो जाता है। ये तो रही एक नियम की बात जिससे हमें कुछ करना ही नहीं है। अब सीधी सी भाषा में सुन लीजिएगा कि अगर आ के साथ में आप ए आई किसी को भी मिलाएंगे तो आपका आई ही हो जाएगा। आ और आ के साथ में यानी कि छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, आप सीधा याद रख लीजिए कि आ के साथ में अगर ए आई मिलाएंगे तो आई हो जाएगा, आ के साथ में अगर ओ औ मिलाएंगे तो औ हो जाएगा। चाहे आप छोटा मिलाएं ओ, चाहे आप ओ ओखली मिलाएं, चाहे आप औ औरत मिलाएं, आपका होना औ औरत वाला औ ही है। चाहे आप ए मिलाएं चाहे आप आई मिलाएं, आपका होना आई ही है। तो आ के साथ में ए या आई मिलाएं तो बराबर ए होगा। अगर आप आ के साथ में ओ या औ मिलाएं तो आपका औ ही होगा। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। बहुत ही प्रचलित उदाहरण है, एक धन एक बराबर एक कैक। तो यहाँ पर अब हम देख रहे होंगे कि किन किन वर्णों का मेल हो रहा है। तो देखिए का के साथ में आपके क्या निकल रहा है, आ, यानी कि एक अ, और ए यहाँ पर पहले से ही दिया गया है। तो छोटा आ प्लस ए बराबर आपका क्या निकल रहा है, आई। क्या निकल रहा है, आई। अभी अभी हमने ऊपर नियम में पढ़ा है कि आ के साथ में अगर आपका चाहे ए मिलाएं चाहे आई मिलाएं, आपका क्या होगा, ए ही होने वाला है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक धन एक बराबर क्या होगा, तो एक कैक ना कि एक केक। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चाहे हम ए मिलाएं चाहे आई मिलाएं हमेशा इसका दीर्घ ही होता है, यानी कि बड़ा ही होता
है, तो ए प्लस ए बराबर आई। नेक्स्ट है आपका धन धन ऐश्वर्य, सॉरी धन प्लस ऐश्वर्य। तो धन प्लस ऐश्वर्य बराबर होता है धनैश्वर्य। क्या हो रहा है? धनैश्वर्य। देखिए छोटा आ प्लस आई बराबर आई, यानी कि छोटा आ के साथ में अगर हम दीर्घ ए मिलाएंगे तो भी ए ही होने वाला है। नेक्स्ट है आपका तथा धन एव, यानी कि तथैव। क्या हो जाएगा? तथैव। तो बड़ा आ प्लस ए बराबर आई। महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य यानी कि बड़ा आ प्लस आई बराबर आई। नेक्स्ट है आपका महाधन ओजस्वी, और महाधन ओजस्वी बराबर हो जाएगा आपका बड़ा आ प्लस ओ बराबर औ। देखिए एक छूट गया है, परम धन औषध, यानी कि परम धन औषध। तो छोटा आ प्लस औ बराबर औ। महाधन ओजस्वी, बड़ा आ प्लस ओ बराबर औ। नेक्स्ट है आपका महौषध। तो महौषध का क्या होगा? महाधन औषध, यानी कि बड़ा आ प्लस औ बराबर औ। अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे सरल कोई संधि है तो दीर्घ स्वर संधि। कैसे? क्योंकि भैया आपको आ के साथ में सिर्फ ए और ओ औ को मिलाना है। ए आई ओ औ के साथ आपको क्या मिलाना है? आ को मिलाना है, और दोनों ही कंडीशन में आपका दीर्घ होने वाला है। तो बहुत ही आसान है। अब इसे हम ट्रिक के माध्यम से भी समझ लेते हैं। अगर नियम आपको नहीं समझ में आया है तो अब आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, कभी भी संधि गलत नहीं होगी। तो ट्रिक है आपकी, शब्द के मध्य वर्ण पर दीर्घ आई औ की मात्रा होती है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी आपको कोई शब्द दे दिया जाए, अब आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इसमें संधि कैसे ढूंढें, तो आप उसके बीच का वर्ण पकड़ लीजिए। देखिए एकाएक में 3 वर्ण हैं, हमने एक को का को इधर बंद कर दिया और ए को इधर बंद कर दिया। बीच का वर्ण हमारा बना कै। धनैश्वर्य में हमने धा को इधर बंद कर दिया क्योंकि ये शा आपका हश्व है, दीर्घ नहीं है, इसलिए हम तीनों वर्णों को एक साथ बंद करेंगे। तो बीच में आपका क्या आया? नए। तथैव में बीच में आपका क्या आया? थे, है, तो, मौ, हौ, यानी कि कोई भी बीच का वर्ण है आपका और उसमें अगर 2 पाई की मात्रा चढ़ी हुई है, चाहे वह अय हो चाहे वह औ हो, तो निसंदेह आप आंख बंद करके विसर्ग संधि ही मार देंगे। यकीन मानिए आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये तो हो गई आपके ट्रिक की बात कि जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप बस बीच के वर्णों को देखिए और 2 पाई की मात्रा अगर आपको मिल रही है तो आप फटाफट विसर्ग संधि वृद्धि संधि में अपना टिक कर दीजिए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट संधि, यानी कि यड़ संधि। यड़ संधि में बताया गया है, यदि ई उ और री ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए। अब देखिए ई उ और री ऋषि। अब ई उ और री ऋषि की तो बात हो ही गई है, तो अब आपके भिन्न स्वर बचे कौन से हैं? यानी कि आ ए ऐ ओ औ। आपके स्वर कितने होते हैं? इतने ही तो होते हैं, आ ई उ ए ओ औ। तो जब ई उ और री ऋषि के बाद यदि आ ए ऐ या ओ औ आ जाए तो आपका क्या होगा? अब हम देख लेते हैं। ई का या हो जाता है। अगर ई और ई मिलेंगी तो आपका क्या हो जाएगा? अगर आ के साथ में आपके ई और ई मिल गई तो क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। आ के साथ में या बड़ा आ के साथ में आपके छोटी ई या बड़ी ई मिल गई तो आपका क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। अगर आपके ए और ए के साथ में ऊ या ऊ मिल गया तो क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा। फिर री के साथ में अगर आपका मिल गया ओ और औ तो क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। यह किस में परिवर्तित हो जाएगा? रा में। और एक चीज़ याद रखेंगे, यह रा आपका हलंत वाला है, यानी कि अर्धरा। अब हम इस नियम की पुष्टि करते हैं। देखिए बहुत ही सरल भाषा में समझ लीजिए, इस नियम को रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सरल भाषा में समझ लीजिए कि आपकी जो भी यड़ संधि होगी उसमें या वा रा वर्ण आने वाले हैं। तो आपने जैसे अभी पीछे मैंने गुण संधि के बारे में बताया था कि कोई भी कोई भी शब्द अगर आप बोल रहे हैं और उसका उच्चारण करते आपको ए ओ अर निकल रहा है तो वहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। इसी प्रकार आप याद रख लीजिए कि अगर आपका वर्ण बीच का या वा रा निकल रहा है
तो हमेशा 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 आपकी यड़ संधि ही होने वाली है। बीच का वर्ण क्या निकलना चाहिए, या व र। तो अब आप एक दो बार मेरे साथ बोल लीजिए, या व र बराबर यण, या व र बराबर यण, या व र बराबर यण। देखिए, मैं मान सकती हूँ कि मेरा तरीका औरों से भिन्न हो सकता है, लेकिन मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो कभी भी संधि से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ। अगला है आपका, अब मैं देखूंगी उदाहरण। अति धन अधिक, यानी कि अत्यधिक क्या हो जाएगा, अत्यधिक। अब देखिए यहाँ ई और आ मिला है। देखिए आप, अति, टी में मतलब ता में काहे की मात्रा चढ़ी है, छोटी ई की, तो छोटी ई प्लस अधिक छोटा आ, क्या मिला है, छोटा आ। तो छोटी ई प्लस छोटा आ, और हो क्या गया है, या। देखिए आपका यहाँ कहीं भी अति और अधिक में या वर्ण है। आप देखिए, अति और अधिक में आपके कहीं पर भी या वर्ण दिया गया है, नहीं दिया गया है। परंतु जब इन दोनों का मेल होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है उससे ई और आ मिलकर के या हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, या। तो आ और ई मिलेंगे तो ऐसा ही हमने अपने नियम में पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। नेक्स्ट है आपका अत्याचार, यानी कि अति धन आचार। तो छोटी ई प्लस बड़ा आ, छोटी ई प्लस बड़ा आ बराबर आपका क्या हो गया, या। क्या हो गया है, या। अब देखिए, इतनी छोटी सी बात बताने की तो कोई भी ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका यहाँ पर या दिया गया है तो क्या सिर्फ ह्रस्व या ही होगा, ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। इसके बाद आपके जितनी भी मात्राएं होती हैं ई उ ए ऐ की, वह सभी यहाँ पे लग सकती हैं। तो अत्यधिक में आपका अति धन अधिक, यानी कि छोटी ई प्लस छोटा आ बराबर या। अत्याचार अति धन आचार, तो छोटी ई प्लस बड़ा आ बराबर या। उपरि धन युक्त, यानी कि उपरयुक्त, उपरयुक्त। तो ई यानी कि ऊपरी का छोटी ई और उक्त का छोटा उ, तो ई धन उ बराबर यू। नेक्स्ट है आपका न्यून, यानी कि नी धन ऊन, नी धन ऊन। तो छोटी ई प्लस बड़ा उ, छोटी ई प्लस बड़ा उ बराबर क्या हो जा रहा है, बड़ा उ। क्या हो रहा है, बड़ा उ। नेक्स्ट है आपका प्रतिधन एक, तो छोटी ई प्लस ए बराबर क्या हो रहा है, ये। क्या हो रहा है, ये। छोटी ई प्लस ए बराबर ये। तो प्रत्येक, यानी कि अगर आपका आ और उ, आ उ री ए किसी के भी साथ में अगर आपके ई मिल रहा है तो आपका या ही होना निश्चित है। और अगर आपका इसी प्रकार इन्हीं स्वरों के साथ में अगर मैं आपका और कौन सा वर्ण मिला दूं, ऊ, तो आपका क्या हो जाएगा, वाह। क्या निकलेगा, वाह। जैसे सुधन अच्छ, सुधन अच्छ बराबर क्या हो जाएगा, स्वच्छ, यानी कि छोटा ऊ प्लस छोटा आ बराबर वाह। तो जब आप आ के साथ में ई मिलाएंगे तो आपका या हो जाएगा, या आप आ के साथ में ऊ मिलाएंगे तो आपका वा हो जाएगा। फिर अनुधन इति बराबर अन्विति, तो छोटा ऊ प्लस छोटी ई बराबर वी। फिर प्रभुधन ऐषणा, तो प्रभेषणा, यानी कि छोटा ऊ प्लस ए बराबर वे। फिर है वधुधन आगमन, तो वध्वा गमन, यानी कि बड़ा ऊ, वधु में बड़ा ऊ और आगमन का बड़ा आ, तो छोटा ऊ और बड़ा आ बराबर वा। नेक्स्ट है आपका मातृधन इच्छा, मातृधन आज्ञा, तो मातृधन आज्ञा का हो जाएगा मात्राज्ञा। यहाँ पर देखिए ऋषि ऋषि और बड़ा आ बराबर क्या हो गया, रा। और ऐसा ही हमने ऊपर नियम में भी पढ़ा था कि रा ऋषि के साथ में अगर किसी का मेल होता है तो वह क्या बन जाएगा, रा रथ बन जाएगा। तो मात्राज्ञा, और ये त्रा जो है आपका रा का ही रूप है, क्योंकि त्रा का मेल ही आपका दो वर्णों के मेल से होता है जिसमें ता और रा मिले होते हैं। यह आपका एक संयुक्ताक्षर है। नेक्स्ट है आपका पितृइच्छा, यानी कि पितृधन इच्छा। देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया है, पितृधन इच्छा, यानी कि री से ऋषि और छोटी ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, री। अब हम देख लेते हैं यड़ संधि की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक।
देखिए, मैं यकीन से कह सकती हूँ जो लोग नोट्स बना रहे हैं, साथ में लिख रहे हैं, इन ट्रिक्स को, जो भी ट्रिक मैं आपको संधि के बाद बताती हूँ उसे नोट बना करके ज़रूर डालिएगा कि नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, और नोट लिख करके इस प्रकार देखिए जैसे मैंने ये लिख रखा है, नोट डाल करके आप इस चीज़ को ज़रूर लिखिए। यकीन मानिए आप संधि को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो यह है आपकी पहचान संधि की कि ई ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए, ई और ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो या और वाह हो जाएगा। ई और ऊ के बाद आपका कोई भी स्वर आए, ये आपकी मूल बात है। जो बातें अभी हमने पढ़ी वह एक सैद्धांतिक और नियम के अनुसार बातें थीं। अब हम पढ़ेंगे एक मूल और बिल्कुल कहूँ अगर कि कभी ना भूलने वाली बात। तो ई और ऊ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, आपका री ऋषि आ जाए, आ जाए, बड़ा आ जाए, ओ आ जाए, ऐ आ जाए, कुछ भी आ जाए तो आपका हमेशा क्या हो जाएगा, या और वाह हो जाएगा। अधिकांशतः मध्य अक्षर आधा होगा। जो भी अगर यण संधि है तो उसका अधिकांशतः, देखिए मैं इस चीज़ को पूर्णतः प्रमाणित नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कुछ आपके 1-2 उदाहरण ऐसे भी पाए गए हैं अपवाद के तौर पर जिनमें बीच का अक्षर आधा नहीं है। लेकिन मोस्टली आपकी जो भी अगर मैं बात करूं आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं उनमें लगभग जो भी उदाहरण पूछे जाते हैं उन्हें आप आसानी से पहचान लेंगे कि अधिकांशतः यण संधि का बीच का जो अक्षर होता है वह आपका आधा होता है। जैसे या तो आपका आधा ता होगा, आधा का होगा, आधा भा होगा, आधा वा होगा, धा होगा, कुछ भी होगा, आधा वर्ण होगा। तीसरी बात आप समझ लेंगे, अधिकांशतः बीच में त्रा का अंग की मात्रा हो जाती है, यानी कि जो त्रिशूल है उसमें आपके वा की जगह पर अंग की मात्रा हो जाती है। अब आप कुछ भी याद मत रखिए, सीधा याद रख लीजिए। अगर यण संधि की बात आती है तो आपका जब भी वर्ण का उच्चारण शब्द का उच्चारण करेंगे तो 3 ही वर्ण निकलने वाले हैं, या व रा। क्या निकलने वाला है, या व रा। ई और ऊ के साथ में अगर आप कोई भी स्वर मिलाएंगे तो या और वा आपका निकलने वाला है और अधिकांशतः मध्य का वर्ण आपका आधा होगा। तो चलिए इस चीज़ को सिद्ध, जो चीज़ मैंने आपको अभी अभी बताई कि अधिकांशतः बीच का अक्षर आपका आधा होगा। आप देख रहे हैं आधा ता, आधा ता, आधा का, आधा ना, आधा ता, आधा वा, आधा दा, ये आपका आधा दा है। हलंत वाले सारे वर्ण आधे होते हैं क्योंकि किसी भी वर्ण में यदि हलंत लगा दिया जाता है इसका मतलब होता है कि वह ह्रस्व रूप में लिखा गया है। जैसे अगर का आपका लिखा है तो यह आपका दीर्घ लिखा है, लेकिन अगर आपका हलंत वाला का लिखा है तो यह आपका ह्रस्व लिखा है, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आ या ई कोई भी स्वर विद्यमान जरूर होता है। तो दा आपका कैसा है, ह्रस्व है। स्वच्छ में आप देख रहे हैं चा आपका आधा है। स्वागत में आप देख रहे हैं कि शा आपका आधा है, लेकिन ये आपका शुरुआत का वर्ण है। तो मैंने क्या कहा था कि मोस्टली उदाहरण आपके बीच के अक्षर में आधे होंगे, लेकिन कुछ अपवाद के रूप में पहले आधे होंगे। फिर आप देख रहे हैं अवनिति, यहाँ पर ना आपका आधा है, यहाँ पर आपका भा आधा है, यहाँ पर आपका धा आधा है। फिर है आपका, अगर मैं बात करूं कि आप जितने भी उदाहरण यण संधि के देखेंगे आपको मोस्टली उसके बीच के वर्ण आधे ही मिलने वाले हैं। और यण संधि यानी कि या व रा आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे अपनी लास्ट संधि यानी कि अयादि संधि। चलिए अयादि संधि के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो लोग अभी तक वीडियो से जुड़े हुए हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि यह आपकी लास्ट स्वर संधि है, यानी कि नंबर 5वीं आपकी स्वर संधि है। तो प्लीज़ अब वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ तक साथ रहे हैं तो अंत तक भी बने रहिए। बस कुछ ही क्षणों में यह वीडियो समाप्त हो जाएगा। और यकीन मानिए, मैं मानती हूँ कि यहाँ पर इतनी बेहतर सुविधाएं नहीं दे पाती हूँ। एक डिजिटल बोर्ड नहीं है, अच्छा सा पैटर्न नहीं है आपके लिए, मतलब काफ़ी सुविधाएं, अगर मैं कहूँ फैशनेबल यहाँ कुछ भी नहीं है। बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, नाम नहीं है जिसे देख करके आप पढ़ने आएँ। लेकिन मैं ये यकीन दिला सकती हूँ कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी चैनल से, किसी भी वीडियो से कंपेयर नहीं कर रही हूँ। बस इतना कह सकती हूँ कि मैं उससे आपको पीछे नहीं रहने दूँगी। आप बस भरोसा रखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपने संधियों को कहीं भी पढ़ा हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आप अब पढ़ रहे हैं किसी भी तरीके से, बस आप इस चैनल से जुड़ जाइए और यकीन मानिए आप जो भी पढ़ेंगे वह आपको हमेशा याद रहेगा। सिर्फ इसका नाम बड़ा नहीं है, लेकिन यकीन मानिए इसका काम बड़ा है। तो ये प्लेटफॉर्म नाम नहीं बल्कि काम पे काम करता है। तो अयादि संधि, यदि ए ऐ ओ औ का मेल अन्य स्वरों से हो तो, अब आपका ए ऐ ओ औ का मेल अगर किसी भी अन्य स्वर से होता है, जैसे
ए आई का मेल, अगर ओ औ का मेल आपका किसी स्वर से होता है तो आपका जो ए है इसका अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अय, यानी कि ए जो है यह विकार होकर के परिवर्तित होकर के अय में बदल जाएगा और अय आपका आय में बदल जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये ह्रस्व है यानी छोटा है, तो यहाँ पर छोटा आ ही आया है यानी कि अय। यह दीर्घ है इसीलिए यहाँ पर दीर्घ आया है यानी कि आय। फिर ओ का अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। अब इस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप नियम को रटिए ही मत। मैं चलती हूँ सीधे उदाहरण पर। इस अयादि संधि को हम उदाहरण से समझेंगे, जैसे न या न या न, तो ने धन अन, ने धन अन। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है? ए है और यहाँ पर आपका छोटा आ है। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा है कि अगर ए और आ मिलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। अब आप देखिए न या न क्या निकल रहा है? अय निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? शांति से इत्मीनान से बोलिए तो। न या न अयन, न यन अयन। अय निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? एक बार बोल कर तो देखिए। फिर है आपका नायक, नायक, आयक, आय, नायक। तो नए धन अक क्या निकल रहा है? नए धन अक। तो आई के साथ में अगर आपका छोटा आ मिलाया जाएगा तो आपका क्या निकलेगा? आय। फिर हम पढ़ेंगे नायिका, तो नए धन इका। ए के साथ में अगर हम ई मिलाएंगे तो क्या निकलेगा? आई। क्या निकलेगा? आई। नायिका, नायिका, आई का, नायिका। फिर पो धन अन, यानी कि ओ के साथ में अगर हम आ मिलाएंगे, ओ के साथ में अगर हम आ मिलाएंगे तो क्या निकलेगा? अव। क्या निकलेगा? अव, यानी कि पवन, पवन, अन, वन। तो पवन, पवन, अवन। अब निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? ये चीज़ आप देखिएगा। अब इसे आप नियम से कैसे याद रखेंगे? तो बहुत ही सरल है कि अगर मैं कहूँ कि आ के साथ में आपके ए मिले, आ के ए आई ओ औ, मैंने आपको 4 वर्ण बताए थे अयादि संधि में, ए आई ओ औ। इसके साथ में आपका कोई भी स्वर मिल जाए, ई मिल जाए, ऊ मिल जाए और आपका अगर मैं कहूँ आ मिल जाए, कुछ भी स्वर आपका मिल जाए ए आई ओ औ के साथ में, तो अगर ए आई के साथ में मिलेगा तो अय बनेगा, आय बनेगा। ओ के साथ में मिलेगा तो आपका अव बनेगा और औ के साथ में मिलेगा तो आव बनेगा। तो एक बार फिर से सुन लीजिए बहुत ही सरल तरीके से कि ए आई ओ औ के साथ में अगर आपके ए के साथ में ई मिलेगा तो आपका क्या बनेगा? आई बनेगा। ए के साथ में आ मिलेगा तो आय बनेगा। ए के साथ में अ मिलेगा तो अय बनेगा। यानी ए आई ओ औ के साथ में कोई भी वर्ण मिलेगा तो ए के साथ कोई भी वर्ण मिलेगा तो अय बनेगा, आई के साथ कोई वर्ण मिलेगा तो आय बनेगा, ओ के साथ कोई भी वर्ण मिलेगा तो अब बनेगा, औ के साथ कोई भी वर्ण मिलेगा तो आव बनेगा। इसे हम उदाहरण के माध्यम से देख भी ले रहे हैं। अब आप देखेंगे गवीस, यानी कि ओ के साथ में ई मिल रहा है। तो अभी अभी हमने बताया था कि ओ के साथ में ई मिलेगा तो क्या बनेगा? अवि, अवि, आव, आव पढ़ा था ना हमने अभी अभी। तो ओ के साथ में ई आपका मिला, क्या बन गया? गवीस, अवीस, गवीस, अवीस। तो अवि निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? पौ धन अक, अब औ के साथ में कौन सा वर्ण मिल गया? आ मिल गया। तो औ धन आ बराबर आव, पावक, आवक। नेक्स्ट है आपका नौ धन इक बराबर नाविक, नौ धन इक बराबर नाविक, यानी कि औ धन ई बराबर आवी। नेक्स्ट है आपका भौ धन उक बराबर भावुक, तो औ धन ऊ बराबर आवु। अब देखिए ए आई ओ औ के साथ में कोई भी वर्ण मिले, यहाँ देखिए ओ के साथ में क्या मिला? ई मिला तो क्या हो गया? अवि। औ के साथ में क्या मिला? आ मिला तो क्या हो गया? आव। औ के साथ में क्या मिला? ई, तो क्या हो गया? आवी। औ के साथ में ऊ मिला तो आव हो गया। अब ओ और औ के साथ में कोई भी स्वर मिले तो आपका बनेगा क्या? अव और आव। अगर ई है तो अव ही हो जाएगा, ऊ है तो
अब हो जाएगा, और बड़ा आ है तो आब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पो धन इत्र यानी कि पवित्र, तो ओ के साथ में क्या मिला है, ई मिली है, तो अभी हो गया है यानी कि पवित्र। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि कहाँ पर बड़े आ के साथ में कहाँ पर ए की मात्रा हो जा रही है, कहाँ पर ए की मात्रा हो जा रही है, जब हम विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले तो आप नोट डाल करके यह लिख लीजिएगा कि यह संधि आपकी मोस्टली संस्कृत के बीच में गिनी जाती है। नेक्स्ट चीज़ है आपकी कि इसे रूढ़ संधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो विच्छेद होता है, इसके दोनों विच्छेदों में एक का तो अर्थ निकल सकता है, वरन दूसरे विच्छेद का अर्थ संभवतः निकलता भी है और नहीं भी निकलता है। इसे रूढ़ संधि के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपने रूढ़ शब्द पढ़े होंगे, जिसका अगर विच्छेद करते हैं, बीच से तोड़ते हैं, तो उनका अलग अलग कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। जैसे नए का आपका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, भव का आपका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यह आपकी एक प्रकार से रूढ़ संधि भी है। अब आप कहाँ पर ए की मात्रा लगाएंगे, कहाँ पर औ की मात्रा लगाएंगे, इस चीज़ को भी समझ लीजिएगा। तो यदि दीर्घ आ होगा, अगर आपके शब्द में दीर्घ आ दिया होगा और फिर विच्छेद पूछा जाएगा, तो आप ऐ की मात्रा लगाएंगे। काहे की लगाएंगे, ऐ की मात्रा। जैसे आपका दीर्घ दिया गया है नायक, ना में आपके बड़ा आ है, तो आपने काहे से विच्छेद किया, नए धन इक। वहीं आपका अगर कहूँ कि हश्व आ दिया गया हो, यानी कि छोटा आ दिया गया हो, आपकी किसी भी शब्द में छोटा आ दिया गया हो अयादि संधि में, और कहा जाए कि उसका विच्छेद कीजिए, तो आप काहे की मात्रा लगाएंगे, ए की मात्रा लगाएंगे। जैसे नयन में आपका छोटा आ है, ना में आपका कौन सा आ है, छोटा आ, तो आपने काहे की मात्रा लगाई, ए की। जबकि नायक में आपका बड़ा आ है, इसलिए आपने विच्छेद करने पर कौन सी मात्रा लगाई, ए की। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो गया होगा। अब फटाफट से देख लीजिए इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक। देखिए, जितनी भी ट्रिक बता रही हूँ इन सभी को नोट डाल करके लिख लीजिएगा। यदि शब्द का उच्चारण करते समय ऐ आए अव आव ध्वनि निकले या उत्पन्न हो तो अयादि संधि होगी। कैसे, बोल कर देखिए, नायक, आय, आयक, आयक। फिर आपका अगर मैं बात करूं और क्या निकलेगा, शयन, यानी कि आयन, आय, शय, शयन, शयन, अय निकल रहा है। फिर अगर मैं कहूँ कि भव धन अन यानी कि भावन, तो आपका क्या निकल रहा है, आव निकल रहा है, भावन, आवन। फिर भाविनी यानी कि आवी, आवी क्या निकल रहा है, आवी निकल रहा है। फिर अगर मैं कहूँ कि नायक, तो नायक आय निकल रहा है। फिर अगर मैं कहूँ कि पवन यानी कि पोधन अन, तो पवन, अवन, पवन, पवन। तो कोई भी ऐसा शब्द जिसका उच्चारण करने पर ऐ आए अव आओ या ऐ आई आओ अब आओ आई कुछ भी ऐसी ध्वनि निकल रही है, तो वह आपकी हमेशा 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 अयादि संधि ही होगी। अब एक बार क्विक और फास्ट रिवीजन मेरे साथ। सभी की एक महत्वपूर्ण पहचान, दीर्घ स्वर संधि, समान वर्ण मिलेंगे और हमेशा दीर्घ हो जाएंगे। आ ई ऊ के साथ हमेशा आ ई ऊ ही मिलेंगे, वह चाहे हश्व रूप में मिले या दीर्घ रूप में मिले, लेकिन मिल करके जब विकार उत्पन्न होगा तो वह हमेशा हमेशा दीर्घ ही हो जाएंगे। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि का आपको मूल मंत्र बताया था, ए ओ अर, ए ओ अर, यानी कि आपके क्या मिलेगा, आ के साथ में अगर ई मिलेगी तो ए, ओ मिलेगा, ऊ मिलेगा तो ओ, और री मिलेगा तो अर। यानी कि कोई भी ऐसा शब्द दुनिया का हो जिसका उच्चारण करने पर आपको लगे कि वर्ण बोलने पर, आपके शब्द बोलने पर ए ओ अर की ध्वनि निकल रही है। जैसे महर्षि अर निकल रहा है, गंगोत्सव, गंगोत्सव ओ निकल रहा है। इसके बाद आपका अगर मैं कहूँ और कौन सा उदाहरण हो जाएगा, जल्दी से बताइए। नरेंद्र ए निकल रहा है, तो ए ओ अर बराबर गुण, ए ओ अर अगर निकल रहा है तो गुण संधि होगी। सभी ऋषियों के नाम गुण संधि होंगे, सभी ऋतुओं के नाम गुण संधि होंगे। फिर बात की जाए वृद्धि संधि की, तो सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा कि बीच वाले वर्ण में हमेशा डबल मात्रा होगी, यानी कि ऐ की ही मात्रा आएगी या औ की मात्रा आएगी, तो डबल पाई की मात्रा हमेशा क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। यह आपका अचूक मंत्र है। फिर बात करूं यड़ संधि की, तो हमेशा बीच में मध्य वाला अक्षर आपका अधिकांशतः आधा होगा। इस चीज़ को मैं बार बार बोल रही हूँ कि अधिकांशतः आधा होगा, परंतु कुछ अपवाद भी हैं। इसके बाद आप याद रखेंगे कि ई और ऊ के साथ में कोई भी स्वर मिलेगा तो या और वा ही हो जाने वाला है। तो या वा रा बराबर यड़ संधि, या वा रा बराबर यड़ संधि, और ए ओ अर बराबर गुण संधि, समान स्वर बराबर दीर्घ संधि, अयादि संधि, ए अब आव बराबर अयादि संधि, ए अब
आब बराबर होने वाला है आपका अयादि संधि। तो उम्मीद करती हूँ साथियों कि अब आप कभी भी संधि से बनने वाले प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो ज़्यादा कुछ मत कीजिए, बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो 5 लोगों के पास कम से कम शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को खुद तो लाइक कर ही दीजिए। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मैं मानती हूँ यहाँ पर फैशन नहीं है, टेक्निकल नहीं है, मैं चीज़ों को खुद लिखती हूँ, अरेंज करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं बार बार कह रही हूँ कि बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं मानती हूँ बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म को बड़ा या छोटा बनाना आपके हाथों में होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि इस व्याख्या से, इस ट्रिक से एक बार पढ़ने पर अब आपकी संधि कभी भी गलत नहीं होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और इस परिवार का सदस्य बन जाइए। देखिए, आप लोगों से मेरी बहुत उम्मीदें हैं, मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो इतना अप्रिशिएशन तो बनता ही है कि आप एक सब्सक्राइब, एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना आपसे हो सके, मैं बार बार बोल रही हूँ, जितना आपसे हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं है, इसे बड़ा बनाना आपके ही हाथों में है। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कोई कन्फ्यूजन है तो भी बताइएगा। इसके बाद आप इस वीडियो को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो 1 बार, 2 बार, 3 बार रिवाइज भी कर लीजिएगा, ताकि चीज़ें आपको हमेशा के लिए समझ आ जाएं। उम्मीद करती हूँ कि अब आप संधि से बनने वाला किसी भी प्रकार का प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि परीक्षा में आने वाली स्वर संधि से संबंधित किसी भी प्रश्न को आपसे करने में गलती ना हो, मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए। और अंत में एक ही बात कहूँगी कि अपनी बहन का सपोर्ट प्लीज़ कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। देखिए, मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि इसका पार्ट 2 भी आएगा, संधि का पार्ट 2 भी आएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं आपकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगी। तो यह था आपका संधि का पार्ट 1, आप पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्द आपको पार्ट 2 के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।